Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के PYQs करने वाले हैं। तो हमें पता है कि दिवाली आ रही है और काफी ज्यादा फेस्टिव मूड है सभी बच्चों का, बट हमें पढ़ाई बंद नहीं करनी है। हमें ऑब्वियसली हमारा जो रिविजन है वो करते रहना है, तो हम काफी एक्टिवली रिविजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू PYQs। तो सेशन बहुत ही ज्यादा क्विक होने वाला है, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट PYQ। तो सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं नीट 2024 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब तक दूसरा ईयर यहाँ पे नहीं आ जाता है तब तक नीट 2024 का ही चलेगा, फिर 2023 और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है यू कैन पॉज इट, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। आपसे होता है, ठीक है। उसके बाद आप वापस से रिज्यूम करके जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो काफी ज्यादा डिटेल में होने वाला है, ताकि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए अच्छे से, ना कि हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करें। तो हम पूरा का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट होंगे उस क्वेश्चन में उसको क्लियर करने की अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे पहले हमारे PYQ से, जो कि है अबाउट अ सर्टेन सिंड्रोम्स, और वो जो सिंड्रोम्स है वो किस वजह से हो रहे हैं। तो हमने देखा था जो हॉर्मोन्स हैं वो काफी ज्यादा किसके लिए, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बिठाने के लिए हमारी बॉडी में। बट जब एबनॉर्मल सिक्रीशंस हो जाएं, कम हो जाएं, बहुत ज्यादा हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी डिसऑर्डर्ड कंडीशंस हो सकती हैं। वैसे ही बहुत सारी डिसऑर्डर कंडीशन हमने पढ़ी भी थी और वैसे ही कुछ यहाँ पर दी है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि एब्जॉर्प्थेल्मिक जो गोइटर होता है बच्चे वो क्या होता है। तो हमने दो तरीके के गोइटर पढ़े थे बच्चे, वो पढ़े थे हमने इन द थायराइड ग्लैंड। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लेते हैं हम थायराइड ग्लैंड का और गोइटर का। तो हमने जब देखा था बच्चे कि एक तो था हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब बहुत कम सिक्रीशन किसका, थायराइड हार्मोन का, जो हमारे T3 T4 हार्मोन्स थे। और वो किस वजह से था, लैक ऑफ आयोडीन इन आर डाइट। तो अगर आयोडीन की कमी थी डाइट में तो ये हो सकता था। तो एक तो ये डिसऑर्डर था थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। और अगर हाइपो जो थायराइडिज्म है वो हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो क्या कर सकता था, क्रेटिनिज्म कर सकता था बच्चे में, जिसकी वजह से काफी सारे डिसऑर्डर्ड कंडीशंस हो सकते थे बच्चे के अंदर। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज लैक ऑफ थायराइड हार्मोन हो रहा है, तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन जैसी काफी सारे सिम्टम्स हमको देखने मिल रहे थे बच्चे में। तो ये हो गई हाइपोथायराइडिज्म की बात। तो इसमें हम क्या देख पा रहे थे कि इसमें क्या हो रहा था, जो हाइपोथायराइडिज्म में स्वॉलन नेक हो रहा था उसको हम गोइटर बोल रहे थे बच्चे। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा बात अबाउट हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज नॉर्मल से कम जो थायराइड हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोल रहे थे। बट दूसरा कंडीशन हमने देखा था कि हाइपर थायराइडिज्म, दैट इज नॉर्मल से कहीं ज्यादा अगर सिक्रीशन हो रहा हो, जो किस केस में था, अगर ट्यूमर हो जाए थायराइड ग्लैंड पे कैंसर की वजह से ज्यादा सिक्रीशन हो सकता था। तो यहाँ पर जो थायरोक्सिन हार्मोन है हमारे T3 एंड T4 उसका ज्यादा सिक्रीशन हो रहा था। उस वजह से क्या हो रहा था बच्चे, उस वजह से हो रहा था एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, अब इस एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या था, इसमें था बच्चे कि प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स हो जा रहा था। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स से ही रिलेटेड है ये वर्ड एक्सोप्थेल्मिक। तो हमें पता है ऑप्थेल्मिक वर्ड कहीं पे भी आंखों से रिलेटेड होता है, और एक्सो मतलब बाहर निकली हुई। तो यहाँ पे प्रोट्रूडेड आई बॉल्स देखने को मिल रही थी एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में। तो हमने पूरा का पूरा थायराइड हार्मोन वाले जो डिसऑर्डर्ड कंडीशन है उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। तो ये A से 3 हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू एक्रोमेगाली। अब एक्रोमेगाली कब हो रहा था, अगर हम एक्रोमेगाली के बारे में पढ़ें तो वो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड था, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड था। अब हाइपो से रिलेटेड था या हाइपर से, तो बच्चे हाइपर से रिलेटेड था, ज्यादा सिक्रीट हो रहा था ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपर, अब मैम जब हाइपर हो रहा था ग्रोथ हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा था, तब तो जाइजेंटिज्म हो रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा टॉल, नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा टॉल इंसान। तो अगर बचपन से ही आप में
हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो, तब क्या होगा, जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मतलब हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी उस इंसान की, ओवरऑल बिल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी उस इंसान की। तो ये हो गया बचपन से जब है, सिंस चाइल्डहुड। अगर बच्चा बहुत छोटा है और तब से उस बच्चे में ज्यादा सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो रहा है, तब ये कंडीशन आ जाएगी। ये हाइपर का। एक हो सकता है हाइपो का कंडीशन। हाइपो मतलब लेस सिक्रीशन हो रहा है, तब क्या हो रहा था बच्चे, तब हो रहा था पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो यहां पर हो जाएगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ये आपको होना चाहिए याद, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस पढ़ ली। अब कमिंग टू द थर्ड कंडीशन जो हाइपर का ही था, उसमें क्या हो रहा था बच्चे, उसमें ड्यूरिंग द अडल्ट एज, तो जब इंसान अडल्ट बन चुका है तब उस इंसान में स्टार्ट हो जा रहा है ज्यादा सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अडल्ट एज में आकर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जा रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से एक्रोमेगैली देखने को मिल रहा है। एक्रोमेगैली। अब स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना बच्चे अगेन। और एक्रोमेगैली में क्या हो रहा था बच्चे, जो फेस है उसका डिसफिगरमेंट हो रहा था, दैट इज जो ऐसे बाहर निकल जा रहा था। और उस वजह से क्या हो सकता था, अगर इसको टाइम पे डायग्नोस नहीं किया और ट्रीट नहीं किया तो इट कुड इवन कॉज टू डेथ, दैट इज इट कुड इवन बी फेटल टू दैट पर्सन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया तीनों कंडीशंस। पहले हाइपर जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन है ड्यूरिंग द सिंस द चाइल्डहुड, उस वजह से क्या हो जा रहा था, जाइजेंटिज्म। अगर वो हो रहा हो ड्यूरिंग द अडल्ट एज स्टार्ट, तो क्या हो रहा था, एक्रोमेगैली। उसके अलावा अगर हाइपो सिक्रीशन हो तो उस केस में क्या हो रहा है बच्चे, उस केस में हो रहा है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, दैट इज हाइट काफी ज्यादा कम रह जाती है उस इंसान की, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिए हैं अबाउट कौन सा, हमारा ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड सारे के सारे डिसऑर्डर्स। अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा हमारा एक्रोमेगैली का मैच। तो एक्रोमेगैली में क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाँ जी यही तो है, तो हम हमारा मैच कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे, कुछ ऐसे सिंड्रोम पे जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। तो हाँ बच्चे, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर का है और इस बारे में भी एक वीडियो आपका आने वाला है, तो वो भी देख लेना आप। तो अगर हम कशिंग सिंड्रोम की बात करें तो ऑब्वियसली ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और अगर हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए हों पेपर में तो हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमें आएगा। बट अगर हमें तीनों सही पता हो तो हम कशिंग सिंड्रोम का जो मैच है सही लगा सकते हैं बाय चेकिंग द अदर मैचेस, ठीक है। तो हम कशिंग सिंड्रोम थोड़ी देर में भी देख सकते हैं, बट मैम आपको एक्सप्लेन कर देंगी क्योंकि चांसेस हैं कि दोबारा भी कभी आ जाए, ठीक है। तो कशिंग सिंड्रोम किस केस में होगा, ये होगा हमारे कोर्टिसोल से रिलेटेड। अब कोर्टिसोल की अगर हम बात करें तो कोर्टिसोल कहाँ आए थे बच्चे, कोर्टिसोल आए थे हमारे एड्रीनल ग्लैंड में। तो यहाँ पर आ गए कोर्टिसोल, जो हमारा मेन क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था। कोर्टिसोल क्या था, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था ये, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहे थे, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रीनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं, दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिकली, नॉट द मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज हो रहा है, एक हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है कोर्टिसोल। अब इस कोर्टिसोल का अगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, कशिंग सिंड्रोम का हमको देखने को मिल सकता है। तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ अगर क्या हो जाए कोर्टिसोल, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, मून फेज एंड उसके अलावा हाइपरग्लिस्मिया। तो हमें पता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हमारा कोर्टिसोल, वो ब्लड में हमारा जो है ग्लूकोज उसको बढ़ाने की कोशिश करता है हर तरीके से। जो फैटी एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनको तोड़ देता है ताकि ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा हो सके ब्लड में, और बहुत सारे अलग अलग चीजों से ग्लूकोज बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली हाइपरग्लिस्मिक हार्मोन है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली हाइपरग्लिस्मिया हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें कशिंग सिंड्रोम समझ आ गया है, हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा हम आ गए क्रेटिनिज्म पे। तो क्रेटिनिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कहां पर, यहाँ पर। तो क्रेटिनिज्म कहां पे था बच्चे, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन्स देखने को मिल रहा है, तो बच्चे को क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो बच्चे में, दैट इज बेबी, जो जिस टाइम पे वुमेन जिस बेबी के साथ प्रेग्नेंट है उसमें देखने को मिलेंगे। तो क्रेटिनिज्म का क्या हो गया बच्चे,
हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो हाइपोथायराइडिज्म किसमें होगा यहाँ पर? अभी कंफ्यूज नहीं हो ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पर मदर में होगा। किस मदर में? जो प्रेग्नेंट है विद बेबी, और वो बेबी का क्या होगा फिर? उस बेबी का स्टंटेड ग्रोथ, इट वुड रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ ऑफ बेबी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर एक ही इंसान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये किसके केस में है? ये है बच्चे क्रेटिनिज्म के केस में। ठीक है, हमारा मैच हो गया, एक सेकेंड, हमारा मैच हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सा राइट होगा। तो हमारा ए का था 3, ओके, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब अगर आपको क्वेश्चन सिंड्रोम नहीं भी पता था बच्चे, तो हमें पता है ए का 3 हमने गेस कर लिया, सही देख लिया, बी का 4 हमने सही देख लिया, तो अब डी के ऊपर आंसर आ जाता, ना कि सी के ऊपर। तो जरूरी नहीं अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं हो तो आप इसको मार्क ना करके आओ, तो ऑब्वियसली आप इसको भी मार्क करके आ सकते थे अगर ये आपके नीट में भी आया होता। तो हम सीधा डी से अगर एक बार देखने की कोशिश करें, तो डी का हमने क्या देखा? डी का हमने देखा बच्चे यहाँ पर 2। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन, तो हमारा सी का भी ऑब्वियसली 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कशिंग सिंड्रोम देखकर जो बच्चे घबरा गए, ऑब्वियसली उनका क्वेश्चंस राइट नहीं गया होगा, बट ऑब्वियसली तीनों अगर आते हैं तो चौथा मैच आप सही करेंगे ना, अगर एक ही ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है बाकी के 3 सही। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा केस था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पीवाईक्यू की। अब हम आ गए हैं वापस से काफी सारे किस पे? हार्मोन्स पे, और हम बात करेंगे उनके फंक्शंस की और उनको वापस में मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन की बात करें तो हमें याद है कि हमारा अगर ऐसे ट्रैकिया था और उसके ऊपर क्या था? ऐसे हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड था वो ऐसे अटैच था। तो अब अगर ये ट्रैकिया है बच्चे और इसके दोनों तरफ हम देखें पीछे की तरफ, यहाँ पर क्या आ गया? हमारा थायरॉयड ग्लैंड आ गया, उसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट था क्या? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो टोटल 4 हो गए, एक के ऊपर 2, एक पेयर एक साइड प्रेजेंट। तो ऐसे हमें लोकेशन पता होना चाहिए पैराथायरॉयड ग्लैंड का। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा था? पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज कर रहा था। पैराथायरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था बच्चे? वो कैल्शियम लेवल से रिलेटेड था। अगर हम कैल्शियम लेवल्स की बात करें तो हमें बताया बच्चे कि हमारे शरीर में क्या होती हैं? काफी सारी बोन्स होती हैं। हाँ जी मैम, ऐसे बोन्स हैं। तो ये है हमारी एक बोन। ठीक है, अब बोन के आसपास हमें बताया ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है इससे। तो इस ब्लड में लेट्स से कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो गया अचानक से। तो यहाँ पर क्या हो गया? कैल्शियम के लेवल्स ड्रॉप करके, तो इस केस में क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करा दिया जाएगा और वो इस बोन का रिजॉर्प्शन करा देगा। दैट इज बोन के ऊपर जो कैल्शियम है उसको तोड़ तोड़ कर ब्लड के अंदर एंटर करा देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस बोन से टूट टूट कर कैल्शियम सारे ब्लड के अंदर आ जाएंगे। उस वजह से जो कैल्शियम लेवल्स ड्रॉप हो गए थे वो वापस से बढ़ जाएंगे। तो कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, कैल्शियम लेवल्स को वापस से नॉर्मल करने में मदद करता है। दैट इज बेसिकली ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या हो गया? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो इसका एंटागोनिस्टिक कौन सा था? टीसीटी। तो टीसीटी क्या कर रहा था? उल्टा काम कर रहा था। अगर कैल्शियम लेवल्स ब्लड में ज्यादा हो जाए तो उनको बोन के ऊपर एब्जॉर्ब करा कर उसके मदद से ब्लड में कमी करा रहा था कैल्शियम लेवल्स की। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत आसानी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू आवर पीवाईक्यू वापस से। तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करा रहा है? इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, डन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो है एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन की अगर बात कर लें तो बच्चों वो रिलीज हो रहे थे सबसे पहले कहाँ से? एड्रीनल ग्लैंड से। तो हमारे एड्रीनल ग्लैंड में जैसे कि हमें याद है कि अंदर की तरफ क्या था? मेड्यूला था। तो यहाँ कहाँ से रिलीज होंगे? ये एड्रीनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स हैं। और एड्रीनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स किस काम के हैं? ये हम इसको इमरजेंसी हॉर्मोन्स बोल रहे थे। तो ये थे इमरजेंसी हॉर्मोन्स, दैट इज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। तो अगर आपको लड़ना हो या फिर अगर आपको भागना हो, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। तो इसमें क्या रोल है बच्चे? इसमें रोल है कि
किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में, खतरे की सिचुएशन में ये रिलीज होंगी, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन हमारे एड्रीनल मेड्यूला से। और वो क्या करवाएंगे, वो सब चीजें कराएंगे जो आप घबरा गए हो, डर गए हो या फिर रेज में हो, तब वो सारे सिम्टम्स जो भी हमको देखने को मिलते हैं, दैट इज पाइलो इरेक्शन, जो बॉडी हेयर है उनका इरेक्शन हो जाना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, उसके अलावा हार्ट बीट तेज हो जाना, ये सब चीज़ें करवाता है ये। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है या तो लड़ने के लिए या फिर बहुत तेज भागने के लिए। तो ये खतरे की सिचुएशन वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन के बारे में। तो अगर हमें यहाँ पे क्या दिया गया, फ्लाइट एंड फाइट के रिस्पॉन्स में ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ गए हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑब्वियसली समथिंग रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, बट ये तो थायराइड स्टिमुलेटिंग है, मतलब ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। तो जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है वो थायराइड ग्लैंड से तो रिलीज नहीं हो रहा होगा। तो बच्चे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एक सेकेंड, जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे हम क्या बोलते हैं, TSH हार्मोन। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, TSH हार्मोन। तो ये कहाँ से रिलीज हो रहा था बच्चे, ये रिलीज हो रहा है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्यों? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी है एक ट्रॉफिक ग्लैंड। अब ट्रॉफिक ग्लैंड क्या होती है, ऐसी ग्लैंड जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, या तो इनहिबिट कर सकती है कोई हार्मोन रिलीज करने से, या फिर कुछ हार्मोन रिलीज करने को लो उसको स्टिमुलेट कर सकती है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। हाँ जी, चला गया थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड के पास जाकर इसने इसको स्टिमुलेट किया, ऑब्वियसली ऐसे हमारा स्टिमुलेशन ही है ना, तो इसने इसको स्टिमुलेट किया टू रिलीज T3 एंड T4 जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन्स हैं। तो ये हो गया इसका पूरा रोल। तो ये कहाँ से रिलीज हो गया, ये हो गया रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है बच्चों, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोल रहे थे। तो हम फटाफट से देख लेते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सिंथेसिस करा रहा है T3 एंड T4 हार्मोन्स के, जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मैच, ठीक है। अब आ गई बात मेलाटोनिन की। तो मेलाटोनिन क्या था बच्चे, वही हार्मोन जो हमें रोज सेम टाइम पे सुलाता है और रोज सेम टाइम पे जगाता भी है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चे, यहाँ पर हो रही है पीनियल ग्लैंड की बात। तो हमें पता है पीनियल ग्लैंड थी हमारी, पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड से हमारा बहुत ज्यादा, अभी इतनी छोटी सी ग्लैंड है बस, बट इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हार्मोन जो था मेलाटोनिन, मेलाटोनिन रिलीज हो रहा था। और ये मेलाटोनिन क्या करवा रहा था, ये करवा रहा था बच्चे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हमारा बॉडी का। तो ये क्या करवा रहा था, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा बॉडी का सेट। तो जो हमारा 24 आवर साइकिल होती है, डायरनल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, उसको सेट करवाएगा। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। हमें पता है हमारी नींद से बहुत ज्यादा रिलेटेड क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी ड्रॉप भी होता है। जब हम जग रहे होते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो रहा होता है, हम कंसिस्टेंटली डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड, मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, तब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। तो ये क्या करवाएगा, बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट कराएगा। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह रेगुलेट करने भी इसका रोल होगा। तो जो विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चे, उसका रेगुलेशन भी ये करवाएगा। उसके अलावा पिगमेंटेशन, हमारे बॉडी का, स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसको भी कंट्रोल करने में इसका रोल है। तो ये इतने सारे रोल किसके हो गए बच्चे, ये हो गए मेलाटोनिन हार्मोन के, जो रिलीज किया जाता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। कमिंग बैक, अब हम देख लेते हैं हमारा MCQ में क्या दिया गया है इसके बारे में। तो अगर हम मेलाटोनिन का देखें तो मेलाटोनिन का यहाँ पर दिया गया है दैट इट वुड रेगुलेट बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। 24 आवर साइकिल होता है कि इस टाइम पे इंसान को भूख लगाना है, इस टाइम पे इस इंसान को सुलाना है, इस टाइम पे इस इंसान को जगाना है, वो सब ये करवाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो हमने देखा A का 3, ठीक है, बहुत सारे में A का 3 दिया हुआ है, तो ये 3 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं B का है 1, ये या फिर ये में से एक होगा। B का 1, C का है 4, C का 4, ओके, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है।
देन ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट PYQ। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पहचानने हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को निकाल देना है। तो अगर हम देखें, एपिनेफ्रिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। तो जब हमने पढ़ा था अबाउट कि कौन सी केमिकल नेचर है हमारे हार्मोन्स का, तो हमने पढ़ा था जो थायराइड वाले थायरोक्सिन हार्मोन्स हैं, जितने भी थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या हो गए, आइडो हार्मोन हो गए। जो गोनाड्स वाले हार्मोन्स थे, दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड मेन में जो टेस्टोस्टेरोन था, वो सब क्या हो गए, वो स्टेरॉइड नेचर के हो गए बच्चे। और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के कॉर्टिसोल हार्मोन थे, कॉर्टिसोल हार्मोन, वो भी किस नेचर के हो गए, स्टेरॉइड नेचर के हो गए। उसके अलावा जो हमारा एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन क्या हो गया बच्चे, एपिनेफ्रिन था अमाइनो एसिड ड्राइव। तो एपिनेफ्रिन हो गया अमाइनो एसिड ड्राइव्ड। ओके, अमाइनो एसिड। उसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं, दैट इज पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एंड पैनक्रियाज के हार्मोन्स, वो सब हो गए प्रोटीन, पेप्टाइड, या फिर जो छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे पेप्टाइड वाले, हाँ जी, तो या हाँ प्रोटीन, पेप्टाइड, या फिर जो छोटे छोटे पेप्टाइड वाले चेन्स हैं उस नेचर के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। तो उस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एपिनेफ्रिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन? नहीं, एपिनेफ्रिन इज अ अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। तो ये किसका है, ये अमाइनो एसिड से बना हुआ हार्मोन है। ओके डन। अब आ गए हैं प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन एक पेप्टाइड हार्मोन है? नहीं, हमने देखा कि ये जितने भी गोनाड्स वाले हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि इनके पीछे भी लगा हुआ है स्ट्रोन, जन, तो ये सब क्या हो गए, स्टेरॉइड हो गए। तो पेप्टाइड नहीं है ये कौन से हैं, ये स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब बात आती है हार्मोन्स दैट इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर ये सेल है और यहाँ पर हार्मोन आया, कोई क्या आया, यहाँ पर कोई हार्मोन आया, हाँ जी आ गया, तो ये किससे इंटरैक्ट कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड किसी रिसेप्टर से इंटरैक्ट कर रहा है। ये आई थिंक अंदर एंटर नहीं कर रहा है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जो इंटरैक्ट करेगा वो अंदर एंटर नहीं करेगा टारगेट सेल के, बट सेकेंडरी मैसेंजर जो है उसको भेजेगा। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। कोई हार्मोन जो हमारे मेम्ब्रेन से बाउंड रिसेप्टर से अटैच करेगा, उसको अगर न्यूक्लियस तक, जहां पर एक्चुअल में काम हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन वगैरह वाला, उस तक अगर अपना मैसेज भेजना है, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर्स का ही तो हेल्प लेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर्स का रोल भी तो आता है, ये बात तो बिल्कुल सच है। हाँ जी, तो ये जैसे साइक्लिक AMP वगैरह हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, सेकेंडरी मैसेंजर के। तो ये बात बिल्कुल सच हो गई। हाँ जी, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन, हॉर्मोन्स दैट इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, अगर ये मेरा सेल है, ये मेरे सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके ऊपर क्या है, हमारा DNA वगैरह, जहां पर सारा ट्रांसक्रिप्शन वगैरह का मशीनरी चल रहा है, जहां पर सब फंक्शन हो रहे हैं। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो या तो न्यूक्लियस के अंदर DNA के पास ही कोई रिसेप्टर हो सकता है, या फिर प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में कहीं पर कोई मैसेंजर है, रिसेप्टर है सॉरी, और हार्मोन जाकर या तो यहाँ इससे अटैच हो रहा है, या फिर जो न्यूक्लियस पे लगा हुआ है उसी रिसेप्टर से क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है और उससे इंटरेक्शन कराकर अपना रोल करा रहा है, चाहे वो स्टिमुलेशन का हो या इनहिबिशन का हो रहा है, दैट इज अंदर एंटर कर रहा है। उसकी बात हो रही है हार्मोन दैट इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। हाँ जी, वो रेगुलेट करेंगे जीन एक्सप्रेशन डायरेक्टली, किसी सेकेंडरी मैसेंजर का तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हाँ जी, इंसुलिन इज एन अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। तो नहीं, अमाइनो एसिड से तो एपिनेफ्रिन था, इंसुलिन किसका हार्मोन हो गया बच्चे, पैनक्रियाज का हार्मोन हो गया। और हमने बात की थी वो तो कौन से हैं, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड नेचर के हैं, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड्स वाले हार्मोन हैं वो तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। तो हमारी दो स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है वो है C एंड D। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात कर लेते हैं वापस से, तो इतने सारे मैच द फॉलोइंग है इस चैप्टर में, तो हम अब आ गए हैं वापस से काफी सारे हार्मोन्स
और उसके रोल्स पे। सबसे पहले हम आ गए एपिनेफ्रिन पे। तो जैसे कि हमने पढ़ा इमरजेंसी हार्मोन है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स वाला हार्मोन है, तो हम यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन से इसको मैच करा देंगे, ठीक है। थायरोक्सिन पे आ जाते हैं। तो बच्चे थायरोक्सिन किसके लिए है? थायरोक्सिन जैसे कि हमने पता था क्या है, T3 एंड T4। थायरोक्सिन हार्मोन्स कौन से हैं? T3 एंड T4, जो किससे रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। ये रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, T3 एंड T4। और ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके बच्चे बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें से मेन एक आ जाता है BMR रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म से काफी ज्यादा इसका रिलेशन है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके अलावा जो हमारे फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है ये ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका सीधा रोल किससे आ गया? थायरोक्सिन हार्मोन, दैट इज हमारे T3 एंड T4 का, किससे? बेसल मेटाबॉलिक रेट से। ओके, अब हम आ गए ऑक्सीटोसिन पे। तो हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन था? ये वो हार्मोन था जो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज कर रहा था और न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज कर रही थी। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन। और अलोंग विद ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज और न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज हो रहा था, वो था वेसोप्रेसिन, जिसको हम ADHD बोल रहे थे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम था? इसका काम था स्मूथ मसल से रिलेटेड, चाहे वो हो मेमरी ग्लैंड के स्मूथ मसल, ताकि मिल्क का इजेक्शन हो सके। तो मिल्क का इजेक्शन करा रहा था मेमरी ग्लैंड के जो स्मूथ मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन कराकर, और या फिर वो स्मूथ मसल्स हों किसके? यूट्रस के। तो यूट्रस के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के क्या करा रहा था? इजेक्शन ऑफ फीटस करवा रहा था ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है कौन? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा है यहाँ पर? स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अब हम आ गए ग्लूकागोन पे। तो ग्लूकागोन हमें पता है अलोंग विद क्या? इंसुलिन। तो ग्लूकागोन प्लस किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? ग्लूकागोन प्लस इंसुलिन की बात कर रहे हैं बच्चे। ये दोनों किसके हार्मोन्स हैं? ये दोनों हैं हार्मोन्स हमारे पैनक्रियाज के। तो ये रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ये रिलीज हो रहा है अल्फा सेल से, ये रिलीज हो रहा है बीटा सेल से हमारे पैनक्रियाज के। अब ये क्या थे? ये एंटागोनिस्टिक थे, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट काम कर रहे थे। अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड है हमारा ऐसे, और इसमें क्या घूम रहा है? इसमें घूम रहे हैं ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। अब क्या करेगा ये जो ग्लूकागोन है, ये इस ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश करेगा हर तरीके से, जो पॉसिबल हो सके उससे ये ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बल्कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को घटाने की कोशिश करेगा, ये ग्लूकोज को घटाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या क्या करवा देगा? इसके फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज ग्लूकोज का सिंथेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके अलावा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, दैट इज ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस करवा रहा होगा। और सेलुलर जो टेकअप करते हैं ग्लूकोज, उसको भी बंद करवा देगा। तो सेल अपटेक ऑफ ग्लूकोज को भी रोक देगा। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट दैट इज ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है into the glycogen, that is glycogenolysis। तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवा देगा ये। एक सेकंड बच्चे, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन और जो सेलुलर अपटेक है वो भी बढ़वा देगा, सेलुलर अपटेक। तो ये हर कोशिश करेगा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ब्लड, और ये हर कोशिश करेगा टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड। तो ये आपस में एंटागोनिस्टिक फंक्शन करके ग्लूकोज के जो नॉर्मल लेवल्स हैं हमारे ब्लड में उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो कोई हार्मोन अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ब्लड में, तो उसको हाइपरग्लिसमिक, दैट इज हाइपरग्लिसमिक मतलब बहुत ज्यादा ग्लिसमिया बढ़ा रहा है, मतलब ग्लूकोज बढ़ा रहा है। तो ये हो गया हाइपरग्लिसमिक हार्मोन। कौन? हमारा ग्लूकागोन। और हमारा इंसुलिन क्या हो गया? हाइपोग्लिसमिक हार्मोन। ये हो गया हाइपोग्लिसमिक हार्मोन। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पीवाईक्यू में क्या दिया हुआ है?
ग्लूकागोन क्या है? एक हाइपर ग्लिसमिक हार्मोन है। दैट इज ग्लूकोज के लेवल्स ब्लड में कॉन्स्टेंटली बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम देखते हैं एपिनेफ्रिन क्या हो गया? इमरजेंसी हार्मोन ए का 4। तो ए का 4 यहीं पे दिया हुआ है। तो अगर आपको सब नहीं भी आते थे और सिर्फ फर्स्ट आता था तो भी ठीक हो जाता। बाकी देख लेते हैं कि ठीक हो भी रहा है या नहीं। तो बी का 3, हाँ जी बी का 3। उसके अलावा क्या है हमारा? सी का 2, सी का 2, ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीवाईक्यू। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब हमारे यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर डायूरेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन की बात की जा रही है। अब यूरिन फॉर्मेशन को कौन क्या कर रहा है? कम करवा रहा है या फिर रोक रहा है। तो कैसे हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन है, सिक्रीशन है, यूरिन रिलीज है बॉडी से, उसको कौन कौन से इनहिबिट करवा रहे होंगे? इनहिबिट कराने की जरूरत क्या है? तो हमें पता है बच्चे, जो वाटर रिलीज होता है थ्रू यूरिन, उसका डायरेक्ट रोल होता है विद ब्लड प्रेशर एज वेल। तो जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, हमें पता है ब्लड फिल्टर कर करके क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन करेगा। तो ब्लड फिल्टर कर करके नेफ्रॉन्स में यूरिन फॉर्मेशन करेगा। लेट्स से ब्लड से बहुत ही सारा क्या हो गया? बहुत सारा, लेट्स से ब्लड से बहुत सारा हमारा H2O रिलीज हो गया इनटू यूरिन। दैट इज बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन हो गया और उसको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम बॉडी। तो अल्टीमेटली अगर ये ज्यादा हुआ तो जो ब्लड है उसका वॉल्यूम तो कम हो रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारा वाटर यहाँ से हटा दिया गया है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। उस वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, जो काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है अगर एबनॉर्मल लेवल तक कमी हो जाए हमारे ब्लड प्रेशर की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से जो हार्मोन्स हैं वो इसको रोकने में मदद करते हैं। दैट इज डायूरेसिस को प्रिवेंट कौन करता है? तो सबसे पहले रेनिन फ्रॉम जेजी सेल्स वाया स्विचिंग ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स। तो अब एक बात तो इसमें सही है कि जो रेनिन है उसका काम है डायूरेसिस को प्रिवेंट करवाने में, बट जो तरीका बताया गया है कि जेजी सेल्स से जो स्विच ऑफ करवा के ऑस्मोरिसेप्टर, वो गलत दिया गया है। बल्कि रेनिन यहाँ पर क्या करवाएगा? रास पाथवे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे को एक्टिवेट करवाकर क्या करवाएगा? डायूरेसिस प्रिवेंट करवाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि हार्मोन ठीक है बट तरीका हमें गलत दिया गया है। अब हम आ गए ANF फ्रॉम एट्रिया ऑफ हार्ट। तो ANF सही है, हार्ट के जो एट्रिया है उसमें उसका रोल होता है, बट उसका रोल डायूरेसिस में नहीं होता है बच्चे। उसका ब्लड में क्या होता है? BP को रेगुलेट करने में होता है, उसका काम डायूरेसिस से रिलेटेड नहीं है। वो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो विड्थ है उसमें उसका रोल आ जाता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला। अब एल्डोस्टेरोन तो यहाँ पे सही दे दिया है कि उसका रोल होता है डायूरेसिस को प्रिवेंट करवाने में, बट ये गलत दे दिया है कि वो मेड्यूला से है। वो कहाँ से है बच्चे? वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। वो एक तरीके का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। वेसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये बात सही है, इवन दो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में हो रहा है, बट न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये रिलीज हो रहा है, तो हम इसको ठीक करेक्ट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन 4 हो गया करेक्ट वन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर काफी सारी क्या दी है? स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें गलत वाला स्टेटमेंट पहचानना है। तो एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जेजी सेल्स ऑफ द किडनी। जेजी सेल्स ऑफ द किडनी से जो हमारा एरिथ्रोपोइटिन है वो सिंथेसाइज होता है, ये बात तो सही है। और एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? इन आरबीसी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसका होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में रोल होता है हमारे एरिथ्रोपोइटिन का, जिस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस भी बोलते हैं। लिडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। हाँ जी, तो ये बात भी सही है, जो लिडिक सेल्स हैं वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती है। हम लिडिक सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती है? हमारी इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं। इंटरसेलर जो हमारे स्पेसेस हैं, कहाँ पर? जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं हमारे टेस्टिस में, वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। उसके अलावा क्या हो गया? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ए पेप्टाइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। तो हमें पता है
ANF कहाँ से रिलीज होता है? ब्लड के जो हमारे हार्ट के वॉल्स हैं वहां से रिलीज होता है और उसका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में रोल होता है। तो ये हो गया गलत, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इसका कोई रोल नहीं होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रोल होता है हमारे एंड्रोजन्स का, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? कोलेसाइटोकाइनिन, दैट इज जिसको हम CCK भी बोलते रहते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाँ जी, ये बात तो ठीक है, वो उसी से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या है? गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल में एंड हेल्प्स द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन। तो ये बात यहाँ पर गलत है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल वॉल पे काम नहीं करता, गैस्ट्रिक ग्लैंड में काम करता है जो हमारे स्टमक के लाइनिंग्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ग्लैंड है जिसपे ये फंक्शन कर रहा है वो गलत दी गई है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई है। तो हमारी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है वो कौन सी होगी? C and E. Option 3 would be the correct one. Okay. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम आ गए हैं कहाँ पर? वापस से कुछ हॉर्मोन्स दिए हुए हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स भी हमेशा याद रहनी चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म्स के दिए हुए हैं कुछ हॉर्मोन्स के, और हमें क्या बात करना है? हमें बात करना है कि कौन से ऑर्गन से वो रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे आ गए हैं कौन से? CCK, दैट इज कोलेसिस्टोकाइन, जिसको हमने अभी पढ़ा था। तो उसका रोल कहाँ होता है बच्चे? उसका रोल होता है पैंक्रियाज पे, पैंक्रियाज प्लस गॉल ब्लैडर। वहां पर वो जाकर क्या करवाता है? वहां पर जाकर पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करवाएगा, प्लस जो बाइल है उसको रिलीज कराएगा। तो पैंक्रियाटिक जूस प्लस बाइल का जो सिक्रीशन है वो ये हार्मोन कराएगा। तो यहाँ पे CC का रोल हो गया। अब GIP, दैट इज जो हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन है, उसका रोल कहाँ पर है? ऑब्वियसली गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट कराएगा, उसके जो सिक्रीशंस हैं उसको इनहिबिट ये कराएगा। अब हम आ गए हैं ANF पे, दैट इज एट्रो नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जो हार्ट के वॉल से रिलीज हो रहा था और जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करा रहा था। तो इसका रिलेशन कहाँ हो गया? हार्ट से इसका रिलेशन हो गया। अब हम आ गए ADH पे, जो क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हम इसको क्या भी बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। और ये वैसोप्रेसिन क्या करा रहा था बच्चे? ये वैसोप्रेसिन करवा रहा था रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम किडनी, ताकि क्या हो सके? ताकि ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सके और जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ सके। ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम को ये बढ़ाने में मदद कर रहा था कौन? हमारा वैसोप्रेसिन या ADH। तो इसका रोल हो गया कहाँ से? किडनी से। तो अब फटाफट से मैच कर लेते हैं बच्चे। CC हो गया 4 पे, A का हो गया 4, ओके, A का हो गया 4, ओके। उसके बाद B का है 2। क्या हमारा B का 2 है? एक सेकेंड बच्चे, हमारे A में हमने मैच किया है 4, A में है 4, A में 4 यहाँ पे भी है, ओके। और B का है 3, हाँ जी ठीक है। C का क्या है? C का है 1, C का 1 नहीं है, C का 2 है, हाँ जी C का 2 है। और D का क्या है? D का है 1, हाँ जी। तो हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम वापस से किस पे आ गए हैं? हमारे थायराइड हार्मोन पे आ गए हैं, और थायराइड हार्मोन के रोल्स पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन? तो थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में कौन कौन नहीं है? तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो क्या थायराइड हार्मोन जो हमारे T3 एंड T4 हैं वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाते हैं? हाँ जी वो करवाते हैं। रेगुलेशन ऑफ BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाँ जी वो भी ये करवाते हैं। उसके अलावा क्या है? नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। तो ये नहीं करवा रहा था, ये तो कौन करवा रहा था? ये तो मेलेटोनिन करवा रहा था, जो कहाँ से रिलीज हो रहा था? पीनियल ग्लैंड से। तो ये हो गया मेलेटोनिन का रोल, तो ये हो गया मेलेटोनिन का रोल, थायराइड ग्लैंड का नहीं है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम थाइमोसिन्स करवाते हैं बच्चे। जो थाइमोसिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? थाइमस से रिलीज होते हैं, थाइमस ग्लैंड से। और वो क्या करवाते हैं? वो हमारी जो T लिम्फोसाइट्स हैं
उनका डेवलपमेंट करवाते हैं। और हमें पता है ये टी लिम्फोसाइट्स का रोल कहाँ पे होता है, इम्यून सिस्टम में इनका रोल होता है। तो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट अल्टीमेटली किसने कराया, थाइमोसिन्स ने करवाया, ना कि थायराइड हार्मोन ने, जिसे हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों थायराइड ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड है, दोनों अलग अलग है बच्चे, ठीक है। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट वन, तो ये भी इसका रोल नहीं है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, हाँ जी ये करवाता है। तो हमारा जो ए है, बी है और ई है वो तो हो गए रोल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, और जो हमारा कौन सा सी और डी है वो नहीं हुए। तो हमारा सी और डी किसमें दिया है, ऑप्शन 4 में, ठीक है बच्चे। तो हमारा ऑप्शन 4 हो गया करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसकी बात है, अब बात है कि इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन का फंक्शन, उसकी बात की गई है। तो जो थायरोकैल्सिटोनिन है TCT, दैट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। तो बच्चे जब हमने पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, पैराथायरॉयड हार्मोन पर आ जाते हैं हम फटाफट से एक बार, क्योंकि उससे ये काफी ज्यादा सिमिलर है, नॉट सिमिलर बट एंटागोनिस्टिक, उसका रोल काफी ज्यादा दोनों का आपस में। ओके हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा बच्चे क्या हो रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पर हो रहा था कि जो कैल्शियम लेवल्स हैं ब्लड में वो बढ़ा रहा था हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। कैसे, बोन से रिजॉर्प्शन करा के, बोन से कैल्शियम तोड़ तोड़ कर। बट लेट्स से जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ गया, तो अब ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये क्या करवा देगा, अब आएगा रोल TCT, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का, जो थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है, वो आएगा, वो क्या करवाएगा, इस कैल्शियम को लेगा और बोन्स के ऊपर वापस से जमा देगा। तो बोन्स पे एड्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम वापस से करवा देगा, ताकि ब्लड से जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो कम हो पाए। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये समझ में आए कि TCT यहाँ पर क्या करा रहा है, ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को ड्रॉप करा रहा है एज कंपेयर टू पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल्स बढ़ा रहा था। दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक काम करके क्या कराएंगे, ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। और दोनों को ही प्रॉपर वे में फंक्शन करना जरूरी है, एक ने भी मिस फंक्शन किया तो काफी सारी क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है बॉडी में। ठीक है बच्चों, ओके अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारा TCT है वो क्या कराएगा, ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमें पता है जो मेल्स में LH रिलीज होता है वो एक्ट करेगा हमारे सेल्स पे, और वहां से क्या कराएगा, एंड्रोजन्स जो हमारे टेस्टोस्टेरोन्स हैं उसको रिलीज। तो एंड्रोजन्स रिलीज करवाने में किसका रोल है, हमारे LH का रोल है। अब ये एंड्रोजन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन प्लस FSH, जो कि एक और हार्मोन है, ये FSH एंड LH किसके हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं बच्चे, जिनको हम गोनेडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं। तो अब ये FSH प्लस ये एंड्रोजन क्या कराएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कराएंगे। तो ये रेगुलेट करा देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। अब हम किस पे आ गए हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू गोइटर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था, क्या करवा रहा था, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर करवा रहा था। यहाँ पर ये गोइटर नहीं करवा रहा था, ये करवा रहा था एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जो कि एक डिफरेंट कंडीशन है देन द नॉर्मल गोइटर, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा था। तो ये किसकी वजह से होगा, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होगा, ना कि हाइपर, क्योंकि हाइपर की वजह से एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो रहा था, जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन थी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई इनकरेक्ट। ओके अब आ गए हम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रीटेड इन एड्रीनल मेड्यूला। तो ये जो वर्ड है ना बच्चे, यहाँ पर कॉर्टिकोकॉइड्स जितने भी हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल्स, वो सब कहाँ से रिलीज होंगे, एड्रीनल मेड्यूला से नहीं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो ये हो गया कॉर्टेक्स से रिलीज, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया इनकरेक्ट। अब आ गए, पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ सोडियम आयंस। तो सोडियम आयन से तो उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, उसका रिश्ता नाता किससे, कैल्शियम आयंस से है बच्चों। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। तो हमारी A एंड B है जो स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो करेक्ट हमारा
ऑप्शन 2 है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है और हमें पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है पैराथायरॉइड हार्मोन, हाँ जी ठीक है, वो क्या करेगा, बोन्स पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा बोन रिजॉर्प्शन को। हमने बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस देखा था, क्या था, क्या वो बोन के ऊपर कैल्शियम चिपकाना था, नहीं मैम वो तो उल्टा था, जो बोन्स के ऊपर कैल्शियम चिपका हुआ है उसको क्या करा देगा, उसको तोड़ तोड़ कर किस में रिलीज करवा देगा, उसको तोड़ तोड़ कर वो जो बहता हुआ ब्लड है उसमें तोड़ तोड़ कर पहुंचा देगा। तो यहाँ पर कैल्शियम को पहुंचा देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं। और वो किसका उल्टा है, बोन एडजॉर्प्शन, जहां पर ब्लड से कैल्शियम आयंस उठाकर हम बोन्स के ऊपर चिपकाते हैं। तो इसको हम बोन रीमिनरलाइजेशन, बोन डिसोल्यूशन वगैरह भी बोलते हैं। इसके काफी सारे नाम आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर बोन रिजॉर्प्शन लिखा था, बट और कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात हो गई, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो गई, क्योंकि यही करवाता है। अब बोल रहे हैं पैराथायरॉइड हार्मोन अलोंग विद थायरोकैल्सिटोनिन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये तो इनकरेक्ट बात है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कोई भी रोल नहीं है पैराथायरॉइड हार्मोन का भी और टीसीटी का भी। दोनों का रोल किसमें है, कैल्शियम जो आयंस है उसका ब्लड में लेवल्स को रेगुलेट करना। तो ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। तो हमने जैसे अभी पैराथायरॉइड हार्मोन पढ़ा था, उसके काफी सारे रोल्स थे, उसमें से कौन सा अब क्या है, नहीं है, नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या क्या करा रहा था वो देखेंगे और क्या नहीं करा रहा था वो देखेंगे। तो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये बात सही थी, हाँ जी, वो बोन से तोड़ तोड़ कर कैल्शियम आयन ब्लड में पहुंचा रहा था। डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, तो ये बात सही है, नहीं, अगर बोन से तोड़ तोड़ कर ब्लड में वो कैल्शियम डाल रहा है तो यहाँ पर जो कैल्शियम लेवल्स हैं ब्लड में वो बढ़ रहे हैं, ना कि कम हो रहे हो। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, तो एक और हमें पता है चीज कि वो ना सिर्फ बोन से कैल्शियम तोड़ तोड़ कर, बल्कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो हमारे नेफ्रॉन्स में है, किडनीज में, वहां से भी कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या करवा देगा, एब्जॉर्ब करा देगा कैल्शियम। उसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उससे भी फटाफट कैल्शियम एब्जॉर्ब करा देगा, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वो ब्लड में बढ़ा सके। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, तो ये करेक्टेड है, डिक्रीज नहीं करता है बल्कि उल्टा करता है, दैट इज इंक्रीज कराता है। उसको किसी भी तरीके से ब्लड में क्या कराना है, कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाना है, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीजेस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब इसका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से कोई भी रिश्ता नहीं है। क्या हो गए, नॉट द इफेक्ट्स। तो हमारा जो बी है और ई है वो क्या है, वो नहीं है। तो बी एंड ई, ओके, बी एंड ई, बी एंड ई, और डी भी नहीं है, बी डी एंड ई, बी डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन 3 हो गया हमारा करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल की, जो हमने पढ़ा था डायurnal साइकिल, हमारी 24 आवर साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर। जो कौन करा रहा था, मेलाटोनिन करा रहा था। और मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज हो रहा था बच्चे, वो रिलीज हो रहा था पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो गया मेलाटोनिन, ये सब फंक्शंस करा रहा था। तो किसकी बात हो गई यहाँ पर, पीनियल ग्लैंड की बात हो गई, ठीक, बिल्कुल सही, हाँ जी मैम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम किस पे आ गए, इंटेस्टाइनल हार्मोन दैट स्टिमुलेट द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज पर काम करता है, वो क्या कराएगा, वाटरी सिक्रीशन, दैट इज वाटर जैसा एक सिक्रीशन रिलीज कराएगा, जो कि रिच होगा बाइकार्बोनेट आयंस में। तो हमें चाहिए ऐसा हार्मोन जो पैंक्रियाज पे एक्ट करके वाटर प्लस बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज कर रहा हो। अब इन बाइकार्बोनेट आयंस का रोल क्या है, जो पीएच है हमारा इंटेस्टाइन में, जो फूड पहुंच रहा है, डाइजेस्टेड फूड, हाफ डाइजेस्टेड फूड, उसका पीएच नॉर्मल कराना, ठीक है। तो ये कौन रिलीज करवा रहा था, ये सिक्रेटिन रिलीज करवा रहा था बच्चे। सिक्रेटिन कहाँ जाएगा, पैंक्रियाज के पास जाएगा, और पैंक्रियाज को, कौन सा पैंक्रियाज,
एक्सोक्राइन वाला पैंक्रियाज, एंडोक्राइन वाला नहीं, एक्सोक्राइन वाला पैंक्रियाज। एंडोक्राइन क्या कर रहा था? एंडोक्राइन कर रहा था इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रिलीज। तो एक्सोक्राइन वाले के पास जाकर क्या रिलीज करवा देगा? वाटर प्लस बाइकार्बोनेट आयंस, दैट इज अ वाटरी सिक्रेशन जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस है, उसको रिलीज करवा देगा हमारा सिक्रेटिन। ओके, तो ये हो गया करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? FSH which interacts with membrane bound receptors does not enter target cell। हाँ जी, बात तो सही है। अब हमें कैसे पता ये बात सही है? हमें पता है कि हमने देखा था जितने भी पिट्यूटरी, पैंक्रियाज एंड हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हैं वो कौन से हैं? प्रोटीन या फिर पेप्टाइड नेचर के हैं। हाँ जी, तो FSH किसका हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो क्या वो पेप्टाइड नेचर का हुआ? हाँ जी, पेप्टाइड नेचर का हुआ। अब हमें पता है पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन्स क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं मैम, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ना कि फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? तो स्टेरॉइड एंड आइडो वाले हार्मोन। और ये क्या करेंगे? ये अंदर नहीं एंटर कर पाएंगे, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड जो रिसेप्टर होंगे उनसे ही इंटरेक्ट करेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। हाँ जी, वो अंदर एंटर नहीं करते, जो मेम्ब्रेन बाउंड है उन वाले रिसेप्टर से ही इंटरेक्ट करते हैं। बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP फॉर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये बोल रहा है कि जो हमारा FSH है वो यहाँ पे इस रिसेप्टर से आकर बाइंड किया, उस वजह से एक सेकेंडरी मैसेंजर निकला, वो न्यूक्लियस के पास जाकर क्या करवाया? उसने जो भी इसको फंक्शन करवाना था, जो भी चीजें बनवानी थी या फिर इनहिबिट करनी थी, वो इसने करवा दी। तो ये बोल रहा है कि ये असर्शन है और ये रीजन है, दैट इज ये चीज इसकी वजह से हो रही है। नहीं, ये चीज, ये जो सेकंड वाला चीज है वो पिछले ही वजह से हो रहा है। ये फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड है, तो ये इसका रीजन, ये जो सेकंड वाला है कि सेकेंडरी मैसेंजर का रिलीज होना, वो फर्स्ट की वजह से तो नहीं हो सकता। फर्स्ट का रीजन क्या है? फर्स्ट का रीजन है कि वो एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, वो एक प्रोटीन या फिर पेप्टाइड वाला हार्मोन है जो कि क्या है? वाटर सॉल्युबल है, दैट इज एंटर नहीं कर सकते हैं हमारे सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ फैट सॉल्युबल वाले हार्मोन्स अंदर जाकर इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर है उन पे बाइंड करते हैं, इसी वजह से वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज असर्शन तो करेक्ट हो गया, बट रीजन उसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट रीजन जो है वो सही है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। ठीक है बच्चे, मूविंग ऑन टू आवर फाइनल स्लाइड। ओके, तो बच्चे यहाँ पर हमें पता है बहुत बड़ा ऑफर हमारे उत्सव फेस्टिवल में रिलीज हुआ था, जहाँ पे आपको 55% ऑफ मिलता है। किस पे? हमारे जितने भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शंस हैं नीट यूजी के, उन पे। ठीक है, तो 55%। ओके, उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे बैच लॉन्च हुए हैं, जैसे कि हमारा फास्ट ट्रैक बैच जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइस जो कि है 1999 का, उसके ऊपर। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू आर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बैच जो कि आपको मदद करेगा बहुत अर्ली एज से काफ़ी चीज़ें अचीव करने में। तो आप वो भी एक अच्छे खासे प्राइस जो कि है 9999 उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अर्ली अचीवर्स बैच, जिसमें आप फाउंडेशन कॉम्पिटिशन दोनों में आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमने काफ़ी सारे PYQ देखे हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के। क्या ये काफ़ी थे? नहीं मैम, और भी बहुत सारे हम लाएंगे आगे जाकर। काफ़ी सारे आपके बच गए हैं, आई थिंक हम 2019 तक ही पहुंचे अभी तक, तो अभी काफ़ी सारे हमारे PYQ करना बाकी है। स्पेशली इस चैप्टर से हमने देखा कि इतने सारे PYQ आए हुए हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उस वजह से हमें ये चीज़ पता लग गई है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। मेक श्योर कि आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर कर दें, उसके अलावा सब्सक्राइब कर लें नीट मार्वल्स को, और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन कर लें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।